डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। कच्चे रास्ते, पक्के इरादे। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड डील से देश के मछुआरों को मिलेगा सबसे अधिक लाभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, प्रधानमंत्री ने बदल दी है किसानों की जिंदगी। भारत और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट में देश के किसानों के हितों को रखा गया सबसे ऊपर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया डीडीए ग्रीन एक्सपो का उद्घाटन। दिल्ली को हरित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है उद्देश्य। कृषि, मौसम, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच भारत अब एआई को बना रहा है हथियार। एआई से सटीक भविष्यवाणी हो रही है संभव। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से भारत विश्व को दे रहा है हरित, सुरक्षित और टिकाऊ विकास का संदेश। समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड डील से देश के मछुआरों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ किए हुए ट्रेड डील से हमारे देश के मछुआरों का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किसानों का, पशुपालन करने वाले भाइयों बहनों का और मछुआरों का 100% प्रोटेक्शन करने का काम किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें देश के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर पल, हर क्षण किसान और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसान के कल्याण की अनेकों योजनाएं बना के उन्हें लागू कर किसान की जिंदगी बदली है और आगे भी किसानों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए वे काम करते रहेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 2024-25 में 630 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे कृषि उपज के प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के प्रमुख घटकों में एकीकृत शीत श्रृंखला व मूल्यवर्धन अवसंरचना,
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, खाद्य प्रसंस्करण व संरक्षण क्षमता विस्तार, खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता अवसंरचना, मानव संसाधन व अनुसंधान तथा ऑपरेशन ग्रीन्स शामिल हैं। योजना के तहत कंपनियों, सहकारी समितियों, एफपीओ, एफपीसी और स्वयं सहायता समूहों को प्रसंस्करण, संरक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान ढांचा स्थापित करने के लिए अनुदान आधारित वित्तीय सहायता दी जाती है। PMKSY मांग आधारित योजना है। इसमें पूरे देश से प्रस्ताव आमंत्रित कर पात्र परियोजनाओं को योग्यता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की उपज का बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार मूल्य बढ़ाना है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच भारत अब AI को हथियार बना रहा है। कृषि, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सटीक भविष्यवाणी संभव हो रही है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 के जरिए भारत हरित, सुरक्षित और टिकाऊ विकास का वैश्विक संदेश देने वाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच भारत जलवायु कार्रवाई, आपदा रोधी क्षमता और सतत विकास को मजबूत करने के लिए AI को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में अपना रहा है। भारत दुनिया के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील देशों में शामिल है। इसकी 85% से ज्यादा आबादी चरम मौसम के खतरों के दायरे में है। परंपरागत तौर पर जलवायु से निपटने की रणनीतियां पुराने आंकड़ों पर निर्भर रहती थी और हमारी प्रतिक्रिया नुकसान होने के बाद तय होती थी। लेकिन आज AI की मदद से भारत देर से कदम उठाने से आगे बढ़कर पूर्वानुमान की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकार की कई प्रमुख पहले AI को कृषि, मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन और संसाधन संरक्षण से जोड़ रही है, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ आगे बढ़ सके। बात देश के अन्नदाताओं को AI से जोड़ते हुए बेहतर जलवायु परिवर्तन से करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर AI आधारित स्थानीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली का परीक्षण किया है। इससे किसान बुवाई, सिंचाई और फसल चयन जैसे फैसले मौसम के अनुरूप ले पा रहे हैं। मौसम और आपदा पूर्वानुमान में भी AI अहम भूमिका निभा रहा है। मिशन मौसम के तहत AI और मशीन लर्निंग की मदद से बारिश, चक्रवात, बिजली गिरना और कोहरा जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी पहले से ज्यादा सटीक हो रही है। भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली उच्च रिजोल्यूशन मॉडल के जरिए स्थानीय स्तर तक मौसम की जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिससे आपदा की तैयारी बेहतर होती है और जलवायु से निपटने की क्षमता बढ़ती है। AI पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती दे रहा है। सैटेलाइट आधारित विश्लेषण 7.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले वन क्षेत्र की निगरानी करते हैं, जिससे वनों की कटाई, जंगल की आग और अवैध खनन का लगभग रियल टाइम में पता लगाया जा सकता है। मानव वन्य जीव के संघर्ष को कम करने के लिए वन्य जीवों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है, जबकि जैव विविधता से जुड़े आंकड़े संरक्षण योजना में मदद कर रहे हैं। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा के साथ साथ AI मॉडल समुद्र के स्तर में वृद्धि, तट रेखा के क्षरण और चक्रवात जोखिम का आकलन करते हैं और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जलवायु अनिश्चितता से पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। शहरों में AI प्लेटफॉर्म वायु प्रदूषण का मानचित्रण करते हैं, भीषण गर्मी की भविष्यवाणी करते हैं और बढ़ते तापमान तथा गिरती वायु गुणवत्ता से जूझ रहे शहरों के लिए योजना तैयार करने में मदद कर रहे हैं। राष्ट्रीय AI मिशन के तहत भारत जलवायु समाधान के लिए AI के जिम्मेदार, पारदर्शी और समावेशी उपयोग पर जोर दे रहा है। वैश्विक स्तर पर भी जलवायु मॉडलिंग और उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए AI अपनाया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में भी स्मार्ट ग्रिड सिस्टम AI के जरिए सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन का सटीक अनुमान लगाया जाता है, जिससे बिजली ग्रिड अधिक स्थिर रहता है और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का डीप ओशन मिशन समुद्री खनिजों की खोज और पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए AI और रोबोटिक्स का सहारा ले रहा है। 19 से 20 फरवरी 2026 तक भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है, जो ये दिखाता है कि देश AI को सिर्फ आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि जलवायु समाधान, सतत विकास और वैश्विक सहयोग के लिए भी
केंद्र में रख रहा है। संदेश साफ है, एआई का भविष्य सिर्फ स्मार्ट मशीनें नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, हरित और टिकाऊ पृथ्वी है, और इस दिशा में भारत निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। फसल के रोगों से जूझ रहे गन्ना किसानों को अब एक एडवांस तितली के आकार का उड़ने वाला रोबोट मिलेगा, जो फसल के बीच उड़कर कीट संक्रमण का पता लगा सकेगा। इस उड़ने वाले रोबोट का इंदौर के श्री गोविंद राम से कैसिरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर डिज़ाइन किया है। SGSITS के शोधकर्ताओं ने उपकरण से पत्तियों की नज़दीकी तस्वीरें ली और AI का उपयोग कर लाल सड़न, रेड रॉड स्मट, विल्ट और रेटून स्टंटिंग जैसे रोगों की पारंपरिक अवस्था में पहचान की। GPS टैगिंग से प्रत्येक संक्रमित पौधे के सटीक स्थान की जानकारी मिली, ताकि किसान सीधे प्रभावित स्थानों पर जाकर केवल ज़रूरी ट्रीटमेंट कर सकें और स्वस्थ फसल क्षेत्रों में फैलाव को रोक सकें। शोधकर्ताओं का कहना है कि गन्ने के खेत घने और ऊंचे होते हैं और ऐसे क्षेत्रों में कई संक्रमण का नियमित निरीक्षण करना मुश्किल होता है। ड्रोन फोटो भी फसल के अंदरूनी हिस्सों का विवरण नहीं दे पाते। टीम ने पहले इस रोबोट को एक ग्राउंड व्हीकल मॉडल के रूप में विकसित किया था, लेकिन बाद में खेत कवरेज को बेहतर बनाने के लिए तितली और पक्षी से प्रेरित संरचना वाले हल्के उड़ने वाले प्लेटफॉर्म में इसको बदला। राजधानी दिल्ली के बानसेरा पार्क में 2 दिनों तक चलने वाला DDA ग्रीन एक्सपो की शुरुआत हुई है। दिल्ली को हरित, स्वच्छ और पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाने के लिए समय समय पर इस तरह के एक्सपो और ग्रीन महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। ग्रीन एक्सपो का उद्घाटन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस मौके पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सहित तमाम दिग्गज मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला की ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली का बासेरा पार्क 2 दिनों तक DDA ग्रीन एक्सपो का गवाह बनेगा। राजधानी में आयोजित इस एक्सपो में लोग एक्सपो के साथ ही पलास महोत्सव का भी आनंद ले सकेंगे। दिल्ली की खूबसूरती और प्राकृतिक छटा को दिखाते हुए इस एक्सपो की शुरुआत आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की। इस मौके पर DDA के उपाध्यक्ष N सवर्ण कुमार और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान DDA ग्रीन्स का लोगो भी लॉन्च किया गया, साथ ही DDA ग्रीन्स की ईयर बुक का अनावरण हुआ। राजधानी दिल्ली के बासेरा पार्क में 2 दिनों तक चलने वाले DDA ग्रीन एक्सपो की आज से विधिवत शुरुआत की गई है और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसकी शुरुआत की है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपो में वो खुद पहुँचे हुए हैं और तमाम जो अलग अलग यहाँ पर उद्यमी हैं उनसे वो इस समय मुलाकात कर रहे हैं। एक्सपो की शुरुआत करते हुए LG विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि हमारा लगातार प्रयास है कि हम दिल्ली को हरित, बेहतर और स्वस्थ दिल्ली बना सकें। इसी कड़ी में इस तरह के एक्सपो का आयोजन किया जाता रहा है। आपने देखा है कि दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहा है, नए नए काम कर रहा है, ग्रीन पैचेस क्रिएट किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में ग्रीन एक्सपो DDA ने अभी आज इसकी शुरुआत करी है। ये पहला जो है एक्सपो होना जा रहा है। यहाँ पर 2 दिन चलेगा। यहाँ पर सिटी के जो प्लानर्स हैं, उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो सभी लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे कैसे दिल्ली को और ग्रीन किया जा सकता है, कैसे दिल्ली को और बेहतर किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान नीतियों, तकनीकियों और कार्य कौशल को बढ़ाने और समझने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मथुरा विकास प्राधिकरण समेत तमाम संस्थानों के बीच में MOU भी साइन किए गए। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जो हमारा MOU है वो बेसिकली नॉलेज शेयरिंग पे है। वो जो उनका टेक्निकल नो हाउ है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है जिस पे कि DDA काम करती है, तो उसी को नॉलेज शेयरिंग को लेके हमारा ये वो रहा है कि हम इनके साथ बीच बीच में, चाहे हमारे वो ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स हो, हमको ट्रेन करना हो, हमको जो भी, चाहे इनका वास्ट लैंडस्केप है, वास्ट अपना जो ग्रीनरी है, इसके बारे में जो इनका बढ़िया अपना एक इतिहास भी रहा है और एक अच्छा एक्सपर्टीज़ भी है। गौरतलब है कि 2 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में अलग अलग क्षेत्रों के तकरीबन 50 से ज्यादा विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके साथ एक विशेष सार्थक चर्चा की जाएगी। कोशिश यही है कि जो अलग अलग स्टेट के एक्सपर्ट हैं, जो अलग अलग जगहों के एक्सपर्ट हैं, उनके बीच में तमाम टेक्नोलॉजी का यहाँ पर आदान प्रदान हो सके और दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाया जा सके। बासेरा पार्क से कैमरा पर्सन दत्ता के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़।
देश में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उर्वरक विभाग के सचिव रजत कुमार मिश्रा ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद किया। बैठक में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग से मिट्टी की घटती उर्वरता, पोषक तत्वों की कमी, बढ़ती उत्पादन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता व्यक्त की गई। पद्म सम्मानित किसान विशेषज्ञों के मुताबिक संतुलित एवं वैज्ञानिक खेती अपनाकर कृषि को अधिक लाभकारी, पर्यावरण अनुकूल और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सकता है। पर्यावरण पानी के क्षेत्र में जिन किसानों को पद्म सम्मान मिला है, उनकी एक बैठक माननीय सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें हम सब लोग ये तय कर रहे हैं कि माँ मिट्टी है, उनको माँ को बचाया जाए। रसायन मुक्त खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, इस पर बड़े सुझाव हुए हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पहल करें। आम किसानों से निवेदन करें कि जो माँ है, जो प्रदूषित हो गई है, उसको कैसे बचाया जाए, पानी को बचाया जाए, पेड़ को बचाया जाए, आम किसान की भागीदारी हो, इस विषय को लेकर चिंतन हुई है। पिछले सालों में बहुत ज़्यादा हमारी यूरिया का प्रयोग हुआ है, एनपीके का प्रयोग हुआ है और फास्फेटिक खाद का प्रयोग हुआ है। उसी क्रम में आज हम सब पद्मश्री इकट्ठा हुए हैं कि कैसे कौन सी विधि अपनाई जाए, कौन से तरीके अपनाए जाएँ, चाहे हरी खाद हो या फसल चक्र हो या प्राकृतिक खेती से कैसे हम अपने किसान भाइयों को समझाएं कि जो खाद ये ज़्यादा डाल रहे हैं, कैसे वो खाद कम डालें, चाहे नए यूरिया की तरफ जाएं या गोबर की खाद इसका एक विकल्प हो सकता है। हम सबके माध्यम से धरती माँ की कोख सुरक्षित रहे, जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का सपना है। उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ रख कर ये कहा है कि आप इस धरती माता को बचाएं, प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश करें। आज सचिव महोदय ने हमें सबको यहाँ बुलाया है और बड़ी संख्या में पद्मश्री आए हैं, जो बहुत अनुभवी और देश को व्यवस्था को बदलने का काम ये टीम करती है। हम लोगों ने जहर मुक्त खेती के बारे में चर्चा किया और बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत अच्छा एक प्रयास है। हमारे प्रधानमंत्री जी कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारे देश में जहर मुक्त खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा पानी अच्छा हो, हमारा जो भूमि जो है उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहे और जो है पर्यावरण जो वायु है वो भी हमारा अच्छा बने। और आइए किसान समाचार में अब जानते हैं देश में मंडी भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो शाहबाद, गढ़शंकर और श्रीगंगानगर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि पालमपुर मंडी में सेब के भाव में भारी नरमी देखने को मिली। एगमर नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सेब के भाव इस तरह रहे। हरियाणा की शाहबाद मंडी में 13 फरवरी को सेब का भाव रहा 7,470 रुपए। 14 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,470 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 13 फरवरी को सेब का भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 14 फरवरी को 7,500 रुपए पर ही टिका रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 13 और 14 फरवरी को सेब 9,000 रुपए पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहां 13 फरवरी को सेब का भाव था 16,000 रुपए। 14 फरवरी को इसके सौदे 3,200 रुपए गिरकर 12,800 रुपए पर हुए। बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,64,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,26,000 टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 38,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 फरवरी को सरसों 5,900 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 14 फरवरी को 100 रुपए गिरकर भाव 5,800 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की हलवद मंडी में भी 75 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 13 फरवरी को सरसों का भाव 5,850 रुपए था, जो 14 फरवरी को 5,775 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की बस्ती मंडी में नरमी के साथ सौदे हुए। यहां 13 फरवरी को सरसों का भाव 6,221 रुपए था। 14 फरवरी को इसमें 96 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,125 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं गुजरात के जसदन मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 फरवरी को सरसों 5,275 रुपए क्विंटल पर बिकी, जो 14 फरवरी को 225 रुपए उछलकर भाव 5,500 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। भारत में सरसों एक प्रमुख रबी तिलहन फसल है, जिसकी खेती देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर की जाती है। खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सरसों उत्पादन में आगे है। ये फसल मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में बोई जाती है और इससे खाने का तेल, पशु चारा और अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अब अगर पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 126,67,000 टन रबी सरसों की पैदावार हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन थी। यानी इस बार उत्पादन में कुछ कमी आने की आशंका जताई गई है। खेती किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में किसान आलू, टमाटर और प्याज की फसलों में अगेती और पछेती झुलसा रोग की नियमित निगरानी करें और लक्षण दिखने पर तुरंत बचाव के उपाय करें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी उप आर्द्र इलाके में मटर की फलियों की चुनाई करें और फूल गोभी की कटाई जारी रखें। साथ ही टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी की तैयारी भी शुरू करें। हिमाचल के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय इलाके में गेहूं में निराई करें। इसके अलावा मूली, गाजर, शलजम, पालक, मेथी, सलाद पत्ता और ब्रोकली में अंतर सांस्कृतिक कार्य जारी रखें और मूली, गाजर और शलजम में छंटाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी समशीतोष्ण नम इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई करें और उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ आलू में मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू करने के अलावा मटर में गुड़ाई और सहारा दें। लहसुन में वृद्धि अवस्था के दौरान 8 से 10 दिन के अंतराल पर और गांठ बनने की अवस्था में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। यहीं शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में चना और मसूर में फूल और फली बनने की अवस्था पर सिंचाई करें, जबकि गेहूं और जौ में निराई करें। यहाँ 16 से 18% ब्रिक्स होने पर गन्ने की कटाई करें। प्याज और सब्जी मटर में जरूरत के अनुसार सिंचाई और गुड़ाई निराई करें। यहीं चना और मसूर में फली छेदक कीट से बचाव के लिए नीम आधारित या अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके में आलू की बुवाई के लिए खेत तैयार करें, फूल गोभी की पौध की रोपाई करें और तुरंत सिंचाई दें। यहाँ टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी लगाएं, जबकि मटर की बुवाई करें। उत्तराखंड के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय इलाके में गेहूं, जौ, सरसों और चना में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर
और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी चुनौती कोष को मंजूरी दी। बैठक में करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए गए, जिनमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना को शुरू करने की दी मंजूरी। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराना है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों में 379 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त पटरियां बिछाने की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र ने बताया भारत को बेहद सफल उभरती हुई अर्थव्यवस्था। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत उपयुक्त स्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। मेरी प्रार्थना है कि महादेव की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट साझा किया। देश भर के मेरे परिवारजनों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आदिदेव महादेव सदैव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से सबका कल्याण हो और हमारी भारत वर्ष समृद्धि के शिखर पर विराजमान हो। हर हर महादेव। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।